अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म एक बार आपको अगर रिपीट करवा दूं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, तो पॉलीमॉर्फिज्म हम कहेंगे कि एक ही तरह की चीज़ है फॉर एग्जांपल हमारे पास, और उससे हम डिफरेंट उसको इनपुट देके उससे डिफरेंट टाइप की आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, एक ही फंक्शन है फॉर एग्जांपल हमारे पास, उसको डिफरेंट टाइप की हम इनपुट देते हैं और उससे डिफरेंट टाइप की हम आउटपुट लेते हैं। यानी कि एक ही फंक्शन के थ्रू उसका काम एक ही है, लेकिन हम इनपुट और आउटपुट उसको उससे अपनी मर्जी की ले रहे हैं। हमने उसमें देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हम एक ही तरह के ऑपरेटर को यूज करते हुए डिफरेंट तरह की आउटपुट कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे फाइल बना के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फॉर एग्जांपल आज हमने पढ़ना है मेथड ओवरलोडिंग। सो मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा मेथड डॉट पी वाई। ओके। मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल दी थी, वो कुछ यूं थी कि हमने a इक्वल टू 5 रखा एंड b इज इक्वल्स टू 6 रखा फॉर एग्जांपल। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी, मैं इनको इनकी एडिशन करने वाला हूँ, प्रिंट a प्लस बी, और फिर यहीं पे मैं रखता हूँ c इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर 5 एंड d इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर 6। ठीक है, वैल्यूज दोनों सेम है, a की, b की और c की और d की। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं करूंगा प्रिंट c प्लस d। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स हैं दो, जिनके ऊपर हम प्लस ऑपरेशन जो है अप्लाई कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन जो है। ठीक है, ये वाला इसको कहते हैं ऑपरेटर, जो प्लस का ऑपरेटर है हमारे पास। और फिर बिल्कुल हमारे पास सेम ऑपरेटर जो है प्लस का ऑपरेटर, यहाँ पर सेकंड प्रिंट के अंदर, सेकंड प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर 7 लाइन के ऊपर हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स हैं, हम उनको इनके साथ, ऑपरेटर के साथ एडिशन करवा रहे हैं इसकी। अगर मैं इसको रन करूंगा, हमारे पास दोनों की एडिशन हो जाएगी। पहले का आंसर हमारे पास 11 आ गया और दूसरे का 56 आ गया। यही मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का बताया था कि हम एक तरह सॉरी डिफरेंट तरह की इनपुट देते हैं एक फंक्शन को। फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडिशन का एक ऑपरेटर को दे दिया। ठीक है, और डिफरेंट तरह की हम उससे आउटपुट लेते हैं। ये हमने पढ़ा था हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। आज बिल्कुल सेम हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। ऑपरेशन हम यहाँ पे जो प्रेस का अप्लाई कर रहे थे, हम यहाँ पे कह रहे थे कि हमारे पास ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। आज हमने जो पढ़ना है वो है फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसमें क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा, डिफरेंट तरह की हम उसको इनपुट देंगे और उससे डिफरेंट तरह की हम आउटपुट लेंगे। या ओवरलोडिंग के अंदर क्या आ जाएगा कि हम उसको डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसको। एग्जाम्पल के थ्रू हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बात करते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, तो पहले क्लास बनाते हैं। क्लास क्लास फॉर एग्जाम्पल हमने बनाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को मैं सिर्फ CAL लिख रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर। और सॉरी, ये क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास के अंदर बनाएंगे हम एक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं डेफ का फंक्शन बनाया, सम का, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स जो हैं वो दूंगा, सेल्फ ए एंड बी। ए और बी हमने दो पैरामीटर्स इसके अंदर पास करने हैं। ठीक है, और मैं रिटर्न क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिटर्न ऐसे करते हैं, एडिशन करवा लेते हैं इनकी भी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट वो चल रहा है तो हमें समझ आ जाएगी। ए प्लस बी का जो आंसर आएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम इस फंक्शन के अंदर ए और बी की कोई वैल्यू पास करेंगे, फिर जो भी ए और प्लस बी की वैल्यू आएगी वो हमें ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब क्या हो कि अगर मैं इसी फंक्शन को करता हूँ डुप्लीकेट यहाँ पे, और यहाँ पर इसको एक और पैरामीटर देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ a प्लस बी प्लस सी। अभी आप देखें, एक ही नाम के मैंने दो फंक्शन बना लिए इसके अंदर। ठीक है, एक के अंदर दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ और एक के अंदर तीन पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, वही काम हो रहा है। यहाँ पे दो को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे तीन को प्लस करके रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं पहले इसको करता हूँ, इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, बल्कि आपको समझा दूं। यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हमारे पास जो कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल रिजल्ट, RES, रिजल्ट को कह लिया हमने, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हम किस में से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास हमारी कैलकुलेटर में से। कैलकुलेटर का देखें, C भी बड़ा रखना था, यहाँ पर हमने वो भी नहीं रखा।
ओके लेट्स सी, काम कर जाएगा, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से हमारे पास रूल्स हैं। अच्छा, अब हमने बना लिया ऑब्जेक्ट इसका, कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँ res डॉट, जो मेरे पास सम का फंक्शन है, उसमें मैं दो चीजें पास कर दूं 2 एंड 3, सो जाहिर सी बात है मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ओके, ये हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंड लेट्स सी, अब हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। ऑब्वियस सी बात है, 5 हमारे पास आंसर आ गया, कोड सही रन कर रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे जितने मर्जी आर्गुमेंट्स पास कर दूं। मैं चाहूँ 2 कर दूं, मुझे 2 का आंसर मिल जाए। मैं चाहूँ मैं 3 कर दूं, मुझे 3 का आंसर मिल जाए। मैं चाहूँ मैं 4 कर दूं, मुझे 4 का आंसर मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम ओवरलोड कर रहे हैं किसको, फंक्शन को, कि हम फंक्शन को जितने मर्जी पैरामीटर्स पास कर दें यहाँ पे, हमें उसके मुताबिक ये आंसर दे दे। अब मैं क्या करता हूँ, वही काम जो मैंने पहले किया था, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पर एक और रख दूंगा पैरामीटर अपना, सी रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस सी करता हूँ। बट यहाँ पर अगर मैं ऐसे रन करूंगा, अब ये जो दो पैरामीटर्स मैंने दिए हैं, अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि दो पैरामीटर्स जो मैंने पास किए हैं, ये इस फंक्शन को रन कर दे। ये पहला सम जो पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर्स है ना। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करूंगा ना, सो ये मुझे एरर दे देगा। मुझे कहेगा कॉल डॉट सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट सी। बट भाई, हमने सी तो यहाँ पे दी है, ये सम तो ऐसे ही पड़ा है ना, यहाँ पर क्यों दे रहे हो। ये एरर हमेशा इस तरह से देगा क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया है, ओवरलोड कर दिया है। ओवरलोडिंग क्या हुई है यहाँ पे, हम उसको डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। अगर मैं देखें यहाँ पर पास करूंगा ना 5, सो अब मुझे यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो अब मुझे एरर नहीं दे रहा। अब यहाँ पे मुझे नहीं कह रहा कि यहाँ पर तो आपने 2 दिए हैं लेकिन आप यहाँ पर 3 पास कर रहे हो। यहाँ पे अब नहीं मुझे कहा इसने, क्योंकि यहाँ पर हमने जब ओवरलोड किया तो इसने वो वाला फंक्शन उठाना है जिसके अंदर मैक्सिमम पैरामीटर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो ये हम ओवरलोड कर रहे हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे 4 पास कर दूंगा, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे ए बी सी और डी रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डी को भी रिटर्न कर देते हैं साथ। सो अगर मैं अब देखिए यहाँ पे 3 पास किए हैं, अगर मैं रन करूंगा फिर से मुझे एरर देगा। अब मुझे कहेगा कि पोजीशन आर्गुमेंट्स जो है हमारे पास डी वो मिसिंग है इसके अंदर। सो यहाँ पर हमने ये जो ओवरलोडिंग की है फंक्शन की, फंक्शन को इसको कहते हैं कि फंक्शन को हमने ओवरलोड कर दिया है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, हमने एक ही नाम के फंक्शन रख दिए हैं, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो अब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है, इसका हल क्या है हमारे पास। अगर देखिए मैं इसको कमेंट करता हूँ ऐसे ही, यहाँ पर मैं यहाँ पे जाके दोबारा से क्लास बनाता हूँ अपने, क्लास, वही कैलकुलेटर के नाम की क्लास, और उसके अंदर फंक्शन रखता हूँ डेफ, सम का फंक्शन रखा, और फिर मैंने रखा यहाँ पे सेल्फ। फिर से वही पैरामीटर पास करूंगा ए बी एंड सी, पैरामीटर्स पास किए मैंने, और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिटर्न हमने करना है सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। सो अभी मेरे पास आंसर किस तरह से आएगा, अगर मैं इसको रन करूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा, मैं नीचे ऑब्जेक्ट बना के इसको रन करता हूँ, तो मुझे कितने पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास करने करने पड़ेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे एक पैरामीटर पास करूँ मुझे फिर भी आंसर मिले, मैं 2 पास करूँ फिर भी मुझे आंसर मिले, अगर मैं 3 करूँ फिर भी मुझे आंसर मिले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए को भी नन कर दूंगा स्टार्ट में, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू आए या ना आए ये फंक्शन रन हो, ठीक है। नन का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। सी को भी नन कर दूंगा। अब मैंने तीनों को कर दिया नन। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ अपनी। ये ओवरलोडिंग से बचने का तरीका है, यहाँ पर हमने किया था फंक्शन को ओवरलोड, ये ओवरलोडिंग से बचने का तरीका है कि अब ओवरलोडिंग से हम बचेंगे किस तरह से। अच्छा, ए नॉट इक्वल टू नन, अगर a जो है वो नन के इक्वल ना हो, क्या मतलब है इसका, अगर a के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। नन के इक्वल ना हो इसका मतलब यही है ना कि a के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अच्छा, अगर a के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है एंड
जो हमारे पास b है, b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नन। अगर b के अंदर भी कोई वैल्यू है, अच्छा, एंड c ऑल्सो नॉट इक्वल टू नन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन को समझे। मैंने कहा है कि जब ये फंक्शन कॉल हो और इसके अंदर जो a b और c की तीन वैल्यूज हमने नन रखी हैं, अगर a की वैल्यू नन ना हो, b की वैल्यू भी नन ना हो और c की वैल्यू भी नन ना हो, ये कब नहीं होंगी? जब मैं यहाँ पे देखें क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल res इज इक्वल्स टू कैलकुलेटर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें से करूंगा अपना फंक्शन को कॉल करूंगा res, और डॉट सम को मैंने कॉल किया। जब मैं यहाँ पर 2 3 एंड 4 तीन पैरामीटर्स पास कर दूंगा, तब ना a की वैल्यू नन रहेगी, ना b की नन रहेगी, ना c की नन रहेगी। a के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा, b के अंदर 3 और c के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहा हूं, अगर तीनों के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, देन क्या करो, मुझे r के अंदर एक r हमने वेरिएबल बना लिया फॉर एग्जांपल, या इसको मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न, बल्कि रिटर्न हमें बार बार करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे r ही रखता हूँ। फॉर एग्जांपल r से मतलब रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी, जो है हमारे पास वो आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा बाद में प्रिंट करते हैं, बट मैं अभी आपको कंडीशन समझा दूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक कंडीशन लगाऊंगा, एल इफ, अगर हमारे पास अब a नॉट इक्वल टू नन, अब हमने दो के लिए रखना है ना, पहले हमने तीन के लिए कर लिया, अगर तीनों के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, अब मैं रखूंगा दो के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे देखें, ये भी उठा के कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। सो अब हमारे पास कंडीशन किसके लिए आ जाएगी कि अगर हमारे पास a नन ना हो और b नन ना हो, यानी कि अगर दो वैल्यूज नन ना हो, देन हमें क्या करो, r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो को कर दिया जब मेरे पास दो वैल्यू आई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में एक ही वैल्यू रह जाएगी कोई भी। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स हमारे पास r जो है इज इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास वो a के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे कि अब यहाँ पर मैंने a b और c रख लिया, ये तो तीन वैल्यूज हो गई, यहाँ पर मैंने a और b रखा, यहाँ पर a रखा, c कहाँ पे गया? यहाँ पे हो सकता है कि यूजर जो है वो a की वैल्यू दे दे और c की वैल्यू दे दे, बट यहाँ पर a और b को हमने चेक किया है, c कहाँ चला गया? लेकिन यहाँ पर आप देखें हमने किस तरतीब से रखा है, a देन b देन c। अगर यहाँ पर यूजर पहली वैल्यू a की देता है, दूसरी c की देता है, तो स्टोर तो वो b के अंदर ही होगी ना। अगर यूजर b की वैल्यू कोई भी नहीं देता, तो दूसरी वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी? जाहिर सी बात है b के अंदर स्टोर होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर हमारे पास b पड़ा हुआ है फंक्शन आर्गुमेंट्स के अंदर। सो यहाँ पर देखें, अगर वैल्यू a की देता है यूजर, चाहे a की दे दे फिर भी a के अंदर स्टोर होगी, चाहे b की वैल्यू दे दे फिर भी a b के अंदर सॉरी a के अंदर स्टोर होगी, चाहे वो c की कोई वैल्यू दे दे, यहाँ पर कह रहा हूं मैं, यहाँ पर वैल्यू पास कर दे कोई भी, अगर c की वैल्यू पास करेगा फिर भी a के अंदर ही स्टोर होगी, क्योंकि a हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। आपको पता है ये सारी चीजें कि ये स्टार से वैल्यूज जो है वो यहाँ पे असाइन होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास तीनों कंडीशंस बन गई हैं। अच्छा, अब मुझे क्योंकि इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, मैं अगर कहता हूँ कि फंक्शन को डायरेक्टली रन कर लूँ, मैं करता हूँ प्रिंट आर, और इन्हीं तीनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ऐसे ही आउटपुट मिल जाएगी। सो लेट्स सी, हम फंक्शन को रन करते हैं। पहले मैंने तीन वैल्यूज दे दी इसके अंदर, मैं इसको रन करूंगा। सो मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 + 3 + 4 = 9। अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज देता हूँ, दो वैल्यूज देके इसको रन करता हूँ, देन भी मेरे पास चलेगा। 3 + 2 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू पास करता हूँ, फिर रन करूंगा, फिर भी मेरे पास आंसर आ रहा है। सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग, जिससे हमने बचने का तरीका बनाया ये वाला। हम एक ही नाम के डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं और उसको रन करते हैं। तो रन होते कैसे हैं? जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर वो रन होगा। उससे बचने का ये वाला तरीका बनाया। वैसे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है इस तरह से, लेकिन ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं
जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे होता है कि हम इनको यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लासेस के अंदर पहले पढ़ाया था, सुपर का मेथड पढ़ाया मैंने। सुपर के मेथड के अंदर क्या था कि हम इनिट फंक्शन को कॉल करते थे। दूसरी क्लास के जो उसकी पेरेंट क्लास होती थी, उसके इनिट फंक्शन को कॉल करते थे। अगर इनिट फंक्शन उस अपनी क्लास के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो किसको टारगेट करता था? अपनी पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को। अगर उसके अंदर अपना इनिट फंक्शन मौजूद है, तो वो अपने फंक्शन को रन करता था। सो दैट्स इट। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट था इसका, सिंपल सा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इसको यहीं पे डन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास फंक्शन या मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। आज हमने पढ़ा ओवरलोडिंग, कल हम देखेंगे ओवरराइडिंग हमारे पास क्या होती है। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।